Hello everyone, welcome to Study Click. मैं हूं अंकित गोयल and we are going to start here a series, okay, that is geometric design of the highway, okay. तो ये हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में. तो लेट्स बिगिन विद द सेशन. दिस इज These are all the credentials you can read from here. This is all about me, and you can join this Telegram group by tapping Study Click, and you can directly message ऑन द टेलीग्राम. अंकित गोयल सर के नाम से आप करिएगा तो आपको मेरा क्विक लिंक मिल जाएगा. देन आफ्टर इंजीनियरिंग अंकित गोयल, इंजीनियर अंकित गोयल के नाम से आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1995 एग्जाम में पूछा गया है. से बात कर रहा है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड इज 1 in 15. 1 in 15. 1 in 15. तो ये n का वैल्यू दे रखा है. तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, कई और दूसरे मैंने लेक्चर्स में भी बताया है कि आप जब क्वेश्चन रीड करते हो, ठीक है, उसी वक्त आप क्या करें, वो जो सिंबल है आपका जो, वो लिखते जाएं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. आप उसको डिजाइन करते जाएं जिससे कि आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और टाइम आपका सेव हो. ओके, so in this way you will definitely save some time and you will go for the good approach. Okay, so if आगे देखते हैं, if the rate of change of super elevation is specified as 1 in 120. सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है. सुपर एलिवेशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं. एंड द रोड विड्थ इज 10 मीटर. रोड विड्थ इज 10 मीटर. then the minimum length of transition curve on either end will be. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात कही गई है. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यू नो वेरी वेल. यहाँ पर आपको आता है एन ई डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई. यहाँ पर जो डब्ल्यू ई है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है जो कि हम लोग यहाँ पर जीरो कर देंगे बिकॉज दैट वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू. ओके, so you will directly apply the formula as equals to n e w. Okay, so n is what here? N is 1 in 150. P super elevation that is 120 डायरेक्टली रखोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. इंपेरिकल फॉर्मूला है ये. और W जो है दैट इज 10 मीटर. W जो है दैट इज 10 मीटर. तो आप इसको कैंसिल आउट कर लो. तो इट विल कम आउट 80 meters. It will come out 80 meters. Okay, it will come out 80 meters. तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 1995 में पूछा गया है. क्वेश्चन इज सेइंग अ समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ 3% अपग्रेड, 3% अपग्रेड, 3% अपग्रेड एंड द 5% डाउनग्रेड, 5% डाउनग्रेड to provide a stopping distance of 128 meter. The length of summit curve needed will be. लेंथ ऑफ समिट कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व, दो तरह के कर्व होते हैं जिसमें फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा. तो एल एस इक्वल्स टू आप रखते हो एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, 4.4. ठीक है, 4.4. ये कब होता है फॉर्मूला? दैट इज व्हेन जब आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व दैट इज ग्रेटर देन एस एस टी होता है. एस एस टी यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एस एस टी लिखोगे. अगर आपका एल एस जो है लेंथ ऑफ समिट कर्व आपका एस एस डी से कम होगा तब आप फॉर्मूला लगाओगे 2s माइनस 4.4 अपॉन एन, 4.4 अपॉन एन. ये कब होगा? जब आपका एस एस टी दैट इज ग्रेटर देन एल एस. तो पहला वाला केस ये है, सेकंड वाला केस ये है. तो पहला वाला केस आप यूज करो, वैल्यू पुट करके देखो. एल एस इज टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, 4.4. अब इसमें n की वैल्यू सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है. n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका 3% और 5% दे रखा है. तो आपका ये 3% और 8% दे रखा है. 3% कितना हो जाएगा ये यहाँ पर देखिए
3 और 5% -5, तो ये आ जाएगा आपका 8%। एन कितना आ गया 8%। 8% 8% मतलब 8/100। मल्टीप्लाई कर दो एस का, एस कितना है 128 मीटर्स, इसका स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब आप जब इसको कैंसिल करोगे तो इट विल कम आउट 298 मीटर्स, 298 मीटर्स। तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1995 में पूछा गया है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग, assertion is saying for mixed traffic condition the super elevation should fully counteract the centrifugal force for the full design speed, for the full design speed। देखिए, आपको जब डिजाइन स्पीड की बात करी जाए और मिक्स ट्रैफिक कंडीशन बोला जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, दैट इज E इक्वल्स टू 0.75 टाइम्स ऑफ V का स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, जी आर, या आप 127 आर भी बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर जी आर लिख रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो चीज लिखी गई है वो उसमें क्या है कि वी कंसीडर्स डिजाइन स्पीड कितना लेते के चलते हैं 75% ऑफ वी, जो भी वैल्यू होती है स्पीड की उसका हम लोग 75% कम ले, मतलब कम कर देते हैं, 100% से 75% लेके चलते हैं फॉर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है द सुपर एलिवेशन शुड फुल्ली काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सुपर एलिवेशन शुड fully counteract the centrifugal force for the full design speed, for the full design speed। ठीक है, अब इसके बाद आता है रीजन, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना। सुपर एलिवेशन नीडेड टू मेंटेन अ डिजाइन स्पीड इन फुल में एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0.7। अब सुपर एलिवेशन की कहानी देखो दोस्तों, ये है कि जब आपका सुपर एलिवेशन 0.07 से कम होता है तो आप वो बोली वैल्यू प्रोवाइड करा देते हो, प्रोवाइड द सेम वैल्यू। अगर आपका ये आपका पहला सिचुएशन है, ये आपका सेकंड कंडीशन है, और ई का वैल्यू अगर आपका 0.07 से ज्यादा अगर निकल के आता है तो प्रोवाइड द मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू जो ई की होती है दैट इज वो कितनी होती है 0.07 होती है, 0.07 होती है। ठीक है, अब 0.07 के केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा E प्लस एफ इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन जी आर, जिसमें आप f का फॉर्मूला, f का वैल्यू निकालोगे तो ये रखोगे बी स्क्वायर अपॉन जी आर माइनस 0.07। ठीक है, अब यहां पर एक और इसके बाद एक कंडीशन निकल के आती है कि आपका जो f का वैल्यू है, f का वैल्यू है 0.15 से अगर कम है देन प्रोवाइड द सेम वैल्यू। जो भी आपने निकाली है वो आप रखोगे। अगर f का वैल्यू 0.15 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0.15 से ज्यादा है देन प्रोवाइड द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कितनी है, दैट इज f बराबर कितनी है 0.15। ठीक है, तो ये आपको केस कंसीडर करना है। ओके, अब इसके बाद जब आप यहाँ पर f की वैल्यू 0.15 से ज्यादा ले लोगे तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज निकालनी होगी E प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर अपॉन जी आर, जिसमें
ई का वैल्यू आप 0.07 रख रहे हो। जब आपका ई का वैल्यू 0.07 से ज़्यादा है और एफ का भी वैल्यू 0.15 से ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे रखोगे तब आप डिज़ाइन स्पीड कैलकुलेट करोगे, डिज़ाइन स्पीड कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 0.22 आ जाएगा ये वैल्यू, ये 0.22 आ जाएगा। वी स्क्वायर इसको टू आ जाएगा 0.22 जी आर। ठीक है, इसमें वी का वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 0.22 जी ऑफ आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। ये जो आपकी स्पीड निकल के आएगी वो अलाउबल स्पीड होगी। कौन सी स्पीड होगी, अलाउबल स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि सुपर एलिवेशन नीड टू मेंटेन अ डिजाइन स्पीड इन फुल्ली मेक्स एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0.07। Further, it is not possible to increase the radius. The speed has to be restricted. Speed has to be restricted. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही होगा, जब आपका यहाँ पर क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि अलाउबल स्पीड जो है वो आपकी ग्रेटर है डिजाइन स्पीड से। डिजाइन स्पीड कितनी है, 0.75 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। ओके, और अलाउबल स्पीड कितनी है, अंडर रूट ऑफ 0.22 जी आर। तो अलाउबल स्पीड जो है अगर डिजाइन स्पीड से ज्यादा आती है तो जो हमारा डिजाइन है वो एडिक्वेट होगा। समझिएगा ध्यान से, एडिक्वेट होगा। अब इसके साथ साथ अगर हमारा जो अलाउबल स्पीड है वो आपका कम है, इससे कम है, इससे डिजाइन स्पीड से, तो आपको क्या करना होगा, जो भी स्पीड होगी वो अलाउबल स्पीड के बराबर रखनी होगी। जो भी स्पीड होगी वो अलाउबल स्पीड के बराबर रखनी होगी, डिजाइन स्पीड से भी कम हो जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है, देन प्रोवाइड स्पीड इक्वल्स टू अलाउबल स्पीड। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसमें सिस्टम क्या होगा, तो ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा दोगे, ये जो पूरा पूरा सिलसिला है वो ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा दोगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हो सकता है ये आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा अप्रोप्रिएट जगह पे लिख देता हूँ। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराना होगा, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, स्पीड रेगुलेटर्स। स्पीड रेगुलेटर्स आपको रोड पर प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, स्पीड रेगुलेटर्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे और आपको वार्निंग साइंस प्रोवाइड कराने होंगे। आ रही बात समझ में, तो ये आपको कुछ काम करने होंगे किसके साथ, किसके साथ, जब आपका जब आप प्रोवाइड करा रहे हो क्या, ये कंडीशन। ठीक है, तो इसी के लिए बोला गया है रेडियस को इंक्रीज नहीं करोगे, द स्पीड हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड। स्पीड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब अलाउबल स्पीड के बराबर आप डिजाइन स्पीड रखोगे ना। आ रही बात समझ में, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द सुपर एलिवेशन शुड फुल्ली काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फुल डिजाइन कंडीशन, देखिए फुल्ली काउंटरैक्ट तो नहीं करता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपने अभी यहाँ पर देखा होगा, आपने अभी देखा होगा फुल्ली काउंटरैक्ट कर रहा है क्या, यहाँ पर अगर आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करा दो तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलाउबल स्पीड का केस आ जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, फुल डिजाइन स्पीड दे रखा है। इट इज द केस ऑफ, बट इट इज द केस ऑफ but it is the case of allowable speed, right? So the first statement assertion is wrong, right? That is why D option जो है करेक्ट होगा यहाँ पर,
क्यों? डी ऑप्शन क्या कहता है? असर्शन ए इज रॉन्ग एंड रीजन आर इज करेक्ट। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है rotating parts of the surface of road with the crown as a pivot is not generally preferred, as a pivot is not generally preferred for achieving the needful cant at horizontal curves। देखिए, अब यहां पर कोई चीज है, रोटेटिंग part of surface of road with crown as a pivot is not generally preferred for achieving the needful cant at the horizontal curve। देखिए, आपको मैं एक रोड सरफेस में बना के दिखाता हूं। दिस इज योर रोड सरफेस, राइट? दिस इज योर रोड सरफेस। अब इसका ये सेंटर लाइन है। अब इसको क्या करना है आप, इसका एक क्राउन है, ये आपका रोड होता है, तो रोड में आपने क्या किया, ट्रायंगुलर प्रोफाइल ली है। ट्रायंगुलर प्रोफाइल, कई सारी प्रोफाइल्स होती हैं, 3 प्रोफाइल होती हैं। एक ट्रायंगुलर प्रोफाइल होती है, एक पैराबोलिक प्रोफाइल होती है, एक आपकी होती है, एक होती है आपकी मिक्स्ड प्रोफाइल। ठीक है, 3 प्रोफाइल होती हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर प्रोफाइल ली है, तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये क्या है, क्राउन बोलते हैं इसको, क्राउन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस इस पॉइंट को हम लोग एज ए पाइवट कंसीडर करें। पाइवट मतलब एक तरह से रेफरेंस पॉइंट आप कह सकते हो। पाइवट पॉइंट कंसीडर करें तो आप पाओगे, आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। आपने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो यहाँ पर रोटेशन के बाद होगा क्या, कुछ इस तरह से ये नई कंडीशन जनरेट हो जाएगी। इसके आप अबाउट रोटेट कर रहे हो तो आपका ये जो पोर्शन होगा, ये आपका कटिंग में आ जाएगा और ये आपका फिलिंग में आ जाएगा, प्रोफाइल को रोटेट करा रहे हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ये पहला वाला असर्शन कह रहा है, पहला जो पार्ट है असर्शन का कह रहा है। अब इसी के साथ साथ हम एक दूसरा रोड लेके चलते हैं, अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं इनर एज, और इसको हम लोग बोल देते हैं आउटर एज, इसको बोल देते हैं आउटर एज। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसको इनर एज और उसको आउटर एज बोला, तो आउटर एज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटर एज को हम लोग रेज कर रहे हैं, और इसको हमने पाइवट रखा है, पाइवट मतलब इसको हमने स्थिर रखा है, स्टेशनरी रखा है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको हम स्टेटिक रखेंगे और आउटर एज को जब बढ़ा देंगे तो आपका ये वाला जो केस है वो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, इसमें फिलिंग हो जाएगी। ये सुनो, इसमें आपकी जो है फिलिंग हो जाएगी। अब आप इस चीज को समझिए, क्या यहाँ पर ड्रेनेज की कंडीशन रहेगी? नो फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम जो है, ड्रेनेज की कंडीशन तो रहेगी बट ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से वाटर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सुपर एलिवेशन क्रिएट हो गया। अब सुपर एलिवेशन से क्या होगा, एक स्लोप, सुपर एलिवेशन इंडिकेट्स अ स्लोप। तो इफ देयर इज अ स्लोप ऑन द रोड देन दैट इज वेरी गुड टू वाटर रिटेंशन, सॉरी वाटर वाटर सप्लाई और वाटर पैसेज। ठीक है, वाटर पासिंग के लिए तो अच्छा होगा ना, रिटेंशन के लिए अच्छा नहीं होगा। वाटर को यहाँ से नीचे ले, स्लिप के लिए बहुत अच्छा होगा, स्लोप मिल जाएगा तो वाटर जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ। अब ये पाइवट जो कंडीशन है इनर एज पर है, इनर एज को जनरली आप लोअर एज भी बोलते हो। जब आपका ऑलरेडी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया हो तो इसको क्या बोलते हो, लोअर एज बोलते हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आउटर एज को क्या कर दिया आपने, राइज कर दिया, और इनर एज को क्या रखा आपने, स्टेटिक रखा, उसको ऐसे पाइवट
पॉइंट रेफरेंस पॉइंट रखा तो आपका जो आउटर एज रेज हुआ तो उससे और ज्यादा स्लोप क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वाटर जो एक्यूमुलेशन पहले हो रहा था वो कम होगा और वाटर जल्दी से क्या होगा, इनर एज पर एक्यूमुलेट होगा। और इनर एज पर आपने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी ड्रेनेज चैनल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक केस और देखिए, जब आपको मैं बोलूं आपने क्या किया, ये आपका कोई रोड सरफेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनर एज, इसको बोल रहे हैं हम आउटर एज, आउटर एज बोल रहे हैं। तो मेरी बात समझिए यहाँ पर कि आपने क्या किया, इनर एज को डाउन कर दिया, इसको सेंटर को में पाइवट रखा, और इनर एज को आपने डाउन कर दिया और आपने आउटर एज को रेज कर दिया, ये आपने रेज कर दिया और इसको आपने डाउन कर दिया। तो इससे होगा क्या, आपने ये तो आपने यहाँ पर फिलिंग कर दी, और ये वाली जो है ये आपने कटिंग कर दी, ये आपने कटिंग कर दी। तो आप यहाँ पर समझोगे कि ये वाला जो सरफेस है ये यहाँ पर इसका जो लेवल है वो क्या हो गया, डाउन हो गया ना, डाउन हो गया लेवल, और इसका लेवल बढ़ गया। तो अब पहले से जब ये डाउन हो गया तो इसमें समस्या क्रिएट हो जाएगी, यस और नो। जब ये लेवल पहले से डाउन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इतने पोर्शन में वाटर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक बैड ड्रेनेज कंडीशन को क्रिएट कर देगा। ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, वाटर पास आउट नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, आपने लोअरिंग द इनर एज तो कर दिया, लोअरिंग द इनर एज तो कर दिया, लेकिन लोअरिंग द इनर एज जो है वो मेन लेवल से, बेसिक लेवल से और डाउन हो गई, जिससे क्या होगा, वाटर एक्यूमुलेट होगा, और ये बैड ड्रेनेज कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इसमें ये बोला गया है लोअरिंग द लोअर एज इंटरफियर्स विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रोड। ये क्या करती है, ड्रेनेज सिस्टम को इंटरफेयर करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और कह रहा है रोटेटिंग पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द रोड विद द क्राउन एज अ पाइवट इज नॉट जनरली प्रिफर्ड। क्राउन एज ए पाइवट इज नॉट जनरली प्रिफर्ड, मतलब आप इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को लगभग लगभग कंपेयर कर सकते हो। क्यों कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका एक कंडीशन में क्राउन है, एक नहीं है। तो क्राउन अगर है तब भी ये क्या है, इसको प्रेफर नहीं करते हैं। सेंटर लाइन वाले जो कंडीशन को, सेंटर लाइन पर जो आपका पाइवट है उसको प्रेफर नहीं करते हैं। आप प्रेफर किसके करते हो, पाइवट एट द इनर एज को प्रेफर करते हो, जिससे अच्छी ड्रेनेज कंडीशन जनरेट होती है। तो ये वाला जो केस है दैट इज योर गुड। ठीक है, तो हालांकि ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दैट इज वाई assertion A and reason R is correct। assertion R is एक्सप्लेनेशन, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, रीजन R is correct explanation of A। okay, so that is why A option is correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, which of the which of the following are the criteria associated with the design of sag vertical curve। यहाँ पर बोल रहा है sag vertical curve। सैग वर्टिकल पर क्या होता है, सैग वर्टिकल कर्व को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वैली कर्व के नाम से भी जानते हैं, वैली कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सैग कर्व या फिर हम वैली कर्व प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज है वो ये है कि इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट होना चाहिए पैसेंजर्स का। क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट होना चाहिए, जो कि कंफर्टेबल ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। दैट इज योर गुड। सेकंड चीज ये है कि आपका जो है स्मूथ डिलीवरी होना चाहिए। जब आप किसी कर्व को स्विच कर रहे हो, जैसे ही आपने किसी नॉर्मल कर्व से आप वैली कर्व को स्विच कर रहे हो, तो आपका जो है कंफर्ट लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, स्विच करने पर स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल ऑपरेशन में आ जाता है। अपीयरेंस शुड बी गुड, प्लीजेंट अपीयरेंस होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड। अब यहाँ पर एडिक्वेट ड्रेनेज की बात कही गई है। देखिए, जैसे ही आप क्या करते हो, वैली कर्व की बात करते हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं
ड्रेनेज के ऊपर काम करते हो, क्योंकि आप जैसे ही आपके व्हीकल को डाउन में लेके आएंगे तो जब आपका वेदर कंडीशन कैसा होगा, वेदर कंडीशन कैसा होगा आपका, बैड होगा। जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो यहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो डिजाइनिंग करेंगे वो ड्रेनेज के लिए प्रॉपरली डिजाइन करोगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ राइट वन, दैट इज यू विल कंसिडर, ठीक है। यू विल कंसिडर, आपको करेक्ट आंसर बताना है तो आपको यहाँ पर एडिक्वेट ड्रेनेज के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, ओके। अब पहला वाला स्टेटमेंट है प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए डे टाइम की बात आती है तो आप जैसे ही डे टाइम में आते हैं, डे टाइम में देखते हैं तो डे टाइम का जो केस है वो कुछ इस तरह से है कि आपको ऑल अराउंड द पाथ आपको सारी चीजें दिखेंगी, ऑल अराउंड द पाथ आपको सारी चीजें दिखेंगी। और आप जैसे ही कर्व को स्विच कर लेते हो डाउन में तो आपको यहाँ पर आपके साथ जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी डे टाइम में। आप सामने भी देख सकते हो, आप स्ट्रेट भी देख सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी देख सकते हो। लेकिन जैसे ही बात आती है नाइट की, नाइट कंडीशन की बात आती है तो नाइट कंडीशन में जो आपका वर्क करता है वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस वर्क करती है। वो कैसे, वो कैसे, क्योंकि जहां तक आप देख पाओगे वो पूरा का पूरा जो जरिया होगा वो हेडलाइट ही होगा नाइट टाइम में, यस और नो। नाइट टाइम में जो भी आप देखोगे वो विजन क्या होगा, हेडलाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो जहां तक आप देख पाओगे वो हेडलाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप सीधे देखोगे तो आपका विजन पूरा का पूरा ये रहेगा हेडलाइट का, और जब आप कर्व के ऊपर होगे तब आपका विजन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है एसएसडी है नाइट टाइम में, नाइट टाइम एसएसडी जो होगा वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बराबर होगा। डे में हमें कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, जो आपका एसएसडी है वही आपका वर्क करेगा दिन में। तो यहाँ पर कोई मिनिमम एसएसडी की कोई भी बात नहीं करी गई है वैली कर्व के केस में, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हुआ, ठीक है। तो आपका 2, 3 एंड 4 दैट इज योर करेक्ट स्टेट, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the safe stopping distance to be 80 meters on flat highway section with a setback distance of 10 meters, setback distance of 10 meters, what would be the radius of negotiable horizontal curve, negotiable horizontal curve। देखिए यहाँ पर जो आपकी स्थिति है वो कुछ इस तरह से है, जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आपका ये जो साइड डिस्टेंस सेटबैक डिस्टेंस दे रखा है दैट इज एम, वो आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। वो जो दे रखा है 10 मीटर, एक्सक्यूज मी, जो सेटबैक डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू 10 मीटर्स, राइट। अब आपको जो एस एस डी दे रखा है, एस एस डी दे रखा है, वो दे रखा है 80 मीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस है एस एस टी, ये टोटल डिस्टेंस है दैट इज योर एस एस टी। अब समझिए यहाँ पर कि आप अगर इसको सर्किल में कन्वर्ट करें, I'm not going to draw here the perfect circle, but try to understand the situation. I'm just assuming that circle is something like this, okay, something like this. So if you want to draw here the radius, that will be your 2r, isn't it?
this is your diameter, that diameter is equal to 2 times of radius. So I am saying what here, so this distance will be equal to 2r minus m, isn't it? Okay, so what I am saying to saying to you, if we apply the properties of circle, one thing remember one thing, that you need to determine the radius of negotiable circular curve, that you need to determine, question mark. Okay, so I'm just using the radius r formula. I just want to uh, set all the conditions, and I want to determine the radius, right? So properties of circle जब आप अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 2r माइनस m जो है, अगर आप मल्टीप्लाई करा दो इसमें m का, तो ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका हाफ हाफ हो जाएगा 40 मीटर, ये क्या है 40 मीटर, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा ये सुनो। तो आप कहोगे सर हम क्या करते हैं, 2r माइनस एम की वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 इंटू 40 कर देते हैं, और 10 को हम लोग 40 से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास 2r इक्वल टू हो जाएगा 160 प्लस 10। इफ यू विल apply the interchange condition, then r will be equal to 170 by 2, and it will be equal to 85 of meters. Yes or no? 85 of meters. So what is it saying? आंसर आपका क्या आ रहा है, 85 मीटर्स आ रहा है। देन आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यू विल जस्ट गो टू द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज सी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज सी। ठीक है, तो आपका सी जो होगा इस केस में करेक्ट आंसर होगा। व्हाट is the situation to handle the question, that is you need to apply the properties of the circle। आप properties of circle को apply करोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने 12th में पढ़ा होगा ये सब चीजें, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ratio of width of the car parking area required at curve for 30-degree parking relative to the 60-degree parking is approximately। रेशियो ऑफ विड्थ बताना है, आप विड्थ का रेशियो बताना है। एक केस में आपका 30 डिग्री पार्क कर रखा है, एक केस में आपका 60 डिग्री पार्क कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, मैं कुछ एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से है, बाकी आपको यहाँ पर याद करना होगा एक स्टैंडर्ड वैल्यू को। तो देखते हैं, ये आपका कोई कर्व दे रखा है, तो कर्व बोल रहा हूँ, कर्व, इस कर्व के रेफरेंस में आपने गाड़ियों को पार्क किया हुआ है। इस कर्व के रेफरेंस में आपने गाड़ियों को पार्क किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से व्हीकल्स को पार्क कर रखा है। अब क्या है, ये जो आपके पास विड्थ है, इसका आपको काम है, इसका आपकी जरूरत है। ये जो है आपकी, ये कहलाएगी आपकी विड्थ, ये आपकी कहलाएगी विड्थ कहलाएगी। ये कितने डिग्री पार्किंग है, 30 डिग्री पार्किंग है ये। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जनरली एन क्या होता है, एन होता है आपका एक्स्ट्रा एडिशनल जो है डेटा के लिए बता रहा हूं। तो एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ स्पेसेस। नंबर ऑफ स्पेसेस आप कितने देख सकते हो, एन जो आप कैलकुलेट करते हो वो होता है एल माइनस 0.85 अपॉन, ये 30 डिग्री पार्किंग के लिए मैं बता रहा हूँ 5.1। इसमें 5.1 में जो वैल्यू है वो ये है, आपके एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये एक टिप है, एक ये टिप है, तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है कितना, 5.1।
5.1। और यहाँ पर जो व्हीकल का एक बहुत ही कम जो डिस्टेंस निकल के आता है वो यहाँ पर यूज करते हैं फर्स्ट व्हीकल पर। तो ये एवरेज मार्जिन लेके चलते हैं, ये आपका 0.85 रहता है। ठीक है, तो ये 0.85 ये वाली वैल्यू है। एल यहाँ पर क्या होता है, एल जो होता है लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व को क्या डिनोट करोगे यहाँ पर, एल जो होगा वो होगा कुछ ये टोटल, जहां तक लास्ट व्हीकल पार्क होगा, कुछ इस तरह। अभी फिलहाल हमें जरूरत पड़ रही है वो इसकी, इस वैल्यू की पड़ रही है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम 60 डिग्री पार्किंग के लिए बनाते हैं। तो 60 डिग्री पार्किंग के लिए कुछ एंगल कुछ इस तरह से होगा, हल्का सा, मैं बहुत एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन इन अ क्विक वे। तो ये कुछ 60 डिग्री पार्क एंगल पर आप पार्किंग बना रहे हो, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है ये होती है 6 मीटर। ये क्या है, विड्थ है। इसमें भी सिचुएशन क्या है, जैसे आप एन निकालो तो ये जो वैल्यू है ये आपकी होती है 2.9। 2.9 क्योंकि आपका एंगल बढ़ गया, तो आपका जो व्हीकल था उसका वो कैसा हो गया, थोड़ा सा और कम डिस्टेंस में आने लगा, मतलब कम स्पेस कवर कर रहा है एंगुलर एंगुलर लेवल पर, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट जो वैल्यू रहती है ये आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने के बाद तो आपका एन का वैल्यू जिस तरह से ऊपर वाले में आया था, एन का वैल्यू आता है आपका एल माइनस 2/2.9। ठीक है, फिलहाल हमें जो इसकी जरूरत है वो 6 मीटर की जरूरत है। तो विड्थ रेशियो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा आपका 4.9/6। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.816। तो आपका सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज that have the correct answer is that is 0.8 meter. Okay, coming to next question, question number 8. A vehicle was stopped in 2 seconds by fully jamming the brakes. Fully jamming the brakes. The skid marks measured 9.8 meters. The average skid resistance coefficient will be. स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर म्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि कुछ आपने इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ रखा हो, उससे हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप 12th में भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा F बराबर एम ए पढ़ रखा होगा। ठीक है, फोर्स, फोर्स का वैल्यू F बराबर एम ए। ओके, और एक और चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ा होगा, F बराबर एम ए फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये पढ़ा होगा। यस और नो? ठीक है, तो आप जब इसको फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर करेंगे, जब आप क्या कर रहे हो, देखो आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हो, आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हो, तो आपका जो व्हीकल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यहाँ से मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। इस सरफेस से क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आपका क्या है, इस डायरेक्शन में अगर आपका व्हीकल जा रहा है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल अप्लाई होगा। तो इस चीज को आप किस तरह से लोगे, क्योंकि ये काउंटर करता है, ठीक है, काउंटर करता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी। ये तो नो, अगर आपका सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, म्यू एम जी वर्क करेगा और यहाँ पर एम ए वर्क करेगा। तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, एम ए इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो एम म्यू और जी के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा म्यू और जी के बराबर हो जाएगा।
तो आपने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, कौन कौन सी होती हैं? v बराबर u प्लस ए टी, दिस इज नॉट म्यू हेयर, दिस इज एक्चुअली u, ओके, दिस इज एक्चुअली u प्लस ए टी। फिर आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़ा होगा। और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो? जहां पर एक्सलेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का प्लेस ले लेता है। तो अब इन्हीं को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं u, इसको हम और मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका v है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगी, प्लस ए टी, एक्सलेशन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, a इंटू टी, ठीक है। तो आप दोस्तों ये कह सकते हो u बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, u बराबर ए टी हो जाएगा, और u को आप क्या लिख सकते हो, ए टी, ए क्या है, म्यू जी टी, ये लिख सकते हो, यस और नो? लिख सकते हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यू जी टी लिख लिया आपने। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी एक इक्वेशन थी, कौन सी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और s आ जाएगा, v आपका क्या हो गया, इससे हो गया। तो यू स्क्वायर आप लिख सकते हो 2as के बराबर होगा, यस और नो? अब u की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी, म्यू जी टी, म्यू जी टी, इसका स्क्वायर लिख लो। फिर आपने यहाँ पर लिखा था 2as, s को क्या लिखा था आपने, s को लिखा था, सॉरी एक्सलेशन को क्या लिखा था, एक्सलेशन लिखा था आपने म्यू इंटू जी, 2 म्यू इंटू जी इंटू एस। तो जब आप यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कुछ इस तरह से पाओगे वैल्यू को, 2 म्यू जी इंटू एस अपॉन म्यू, एक म्यू, म्यू स्क्वायर है, एक म्यू नीचे डाउन में आएगा, इंटू जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो गया, एक जी, ठीक है। तो आपके पास बचा 2 इंटू एस अपॉन म्यू इंटू, सॉरी, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर बचा, जी टी स्क्वायर बचा। अब 2 इंटू एस, एस कितना है आपको दे रखा होगा, देखिए एस आपको दे रखा है 9.8, क्या है S? और आपको टाइम दे रखा है दैट इज 2 सेकेंड्स, तो बस इसको अप्लाई कर लो, 9.8 अपॉन 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये आपको कैंसिलेशन के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/2 के फॉर्म में मिलेगा। तो 1/2 मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 के अप्रॉक्स आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं थी, कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, तो हमने बेसिक फंडामेंटल्स आपके फिजिक्स में पढ़ रखे हैं 12th क्लास में, वो हमने यूज किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है, कह रहा है लेवल ग्रेड्स में बी यूज्ड इन फिल सेक्शंस ऑफ द रोड इन रूरल एरियाज। देखिए लेवल ग्रेड्स का मतलब होता है कि आपका जो रोड का लेवल है उसके बराबर आप रखते हो, ठीक है। उसको फिल सेक्शन, फिलिंग मतलब आपको लेवलिंग करनी होगी, लेवल रखना है सरफेस को, तो फिलिंग करनी पड़ेगी ना, फिल सेक्शंस ऑफ द रोड इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑन फिल सेक्शन इन रूरल एरियाज ग्राउंड पेवमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर्स कैन टेक केयर ऑफ द सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज। अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर क्राउन पेमेंट, ये क्या हो गया, क्राउन हो गया, क्राउन पेमेंट आप प्रोवाइड करा दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, स्लोपिंग शोल्डर प्रोवाइड करा दे रहे हो, ये वाला सिचुएशन। तो जो भी वाटर होगा रेन का, वो क्या हो जाएगा, साइड पर बाईपास हो जाएगा, साइड पर बाईपास हो जाएगा, तो ये हमारे ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इट विल टेक केयर ऑफ द रोड ड्यू टू दिस क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, राइट। तो दिस इज योर गुड, मतलब दिस इज द गुड कंडीशन, और ये रीजन जो है वो भी करेक्ट होगा।
अब ध्यान देने वाली बात ये है, इस पे फोकस किया लेवल ग्रेड्स पर, और यहाँ पर जो फोकस किया है वो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पर, जैसे कि स्लोपिंग शोल्डर है, क्राउन पेवमेंट है, इस पर बात करी गई है। ठीक है, तो ये जो है दोनों सही हैं, बट R is not correct explanation of A. So that is why B option is your correct answer. Right? Coming to next one. Which of the criteria given below are used for the design of valley vertical curves? देखिए हमने क्या बोला था, राइडर का कंफर्ट मैटर करता है। ओके, क्योंकि एक स्मूथ फ्री क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ एक ट्रांजिशन होना चाहिए, स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए रोड पर जब हम वैली कर्व को स्विच कर रहे हैं। दैट इज द प्री रिक्वेस्टेड थिंग during the designing of the valley curve. Okay, so rider comfort that matters a lot. Okay, headlight sight distance that is also counted into the night night time. Yes or no? जरूरत है। ड्रेनेज पर भी काम करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज पर भी काम करते हैं। आर यूज्ड के लिए बोल रहा है, आर यूज्ड के लिए बोल रहा है, तो तीनों क्या है, सही है। दैट इज वाई आपका ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू यू? ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन। It is a general practice to provide cant to the road surface with inner edge forming the pivot. कह रहा है यहाँ पर बेटा भाई, आप क्या कर रहे हो, पाइवट को इनर एज पर लेके चल रहे हो। वो पहले जैसा क्वेश्चन, इनर एज पर आप पाइवट लेके चल रहे हो। अब इसके बाद आपने क्या किया, आउटर एज को रेज कर दिया, तो आपकी ये पूरी की पूरी फिलिंग हो गई। तो आपने और भी ज्यादा रोड को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, जिससे कि वाटर जो ड्रेनेज की कंडीशन होगी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। यस और नो? तो आपका पहला असर्शन क्या है, करेक्ट है। इट इज जनरल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कैंट टू द रोड सरफेस विद द इनर एज फॉर्मिंग द पाइवट। इनर एज पर पाइवट आप प्रोवाइड करते हो, मतलब पाइवट मींस जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट, राइट? यू कैन जस्ट कंसीडर इट reference point. In the reference of inner edge, you are just raising the outer edge and you are just solving the problem of the drainage. Okay, so this is your now reason R is saying it does not change the center line level, center line level which has already been fixed at the design stage. तो यहाँ पर इट डज नॉट चेंज, क्या कह रहा है, इट डज नॉट चेंज। अब जब रेज किया है आपने, तो आपका जो सेंटर लाइन है, आपका सेंटर लाइन में आपका यहाँ से यहाँ तक का, देखिए इस चीज को समझिए बहुत ध्यान से। इस लाइन के लिए ये सेंटर था, अब वो इट माइट बी दैट इस लाइन के लिए जो सेंटर है वो कुछ बदल गया। इट डज नॉट चेंज द सेंटर लाइन लेवल्स विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड एट द डिजाइन स्टेज। ठीक है, तो ये जो है चीज बदल जाती है। क्या कह रहा है, ये जो चीज है बदल जाती है, तो दैट इज वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो रीजन आर इज, ये चेंज होता है, ये नॉट जो है वो गलत दे रखा है। दैट इज वाई सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन। फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 20 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना है, 0.15 है। डिजाइन स्पीड इज 40 kmph। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू बोल रहा है। ई की वैल्यू कितनी होगी, जब आपका प्रेशर है इनर और आउटर व्हील पर बराबर, दो व्हील हैं, इनर और आउटर व्हील पे जो प्रेशर है वो आपके क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो इनर और आउटर व्हील पर जो प्रेशर बराबर होता है, ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तब होता क्या है, एफ की जो वैल्यू है वो आप जीरो लेके चलते हो। एफ की वैल्यू होती है जीरो हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो जो फॉर्मूला है आपका ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर जो होता है, वो आपका कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसको जीरो कर दोगे। तो ई बराबर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है दैट इज 40 kmph। यहाँ पर जो v है दैट इज इनटू द kmph, 40 का स्क्वायर डायरेक्टली रखोगे वैल्यू 127 इंटू आर, आर का है 200। ठीक है, तो आप 40 एक जीरो ये कैंसिल कर दिया, एक और 4 आएगा उससे, ये जीरो
कैंसिल कर दोगे तो आपको जो कुल मिला के जो वैल्यू मिलेगी सुपर एलिवेशन की वो कुछ मिलेगी 0.63 0.0630। तो आपका जो वैल्यू होगा 6.3% सुपर एलिवेशन। ठीक है, परसेंटेज जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ ये। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, इफ अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट। देखिए तो n का वैल्यू बोल रहा है, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट -1/25 और माइनस ऑफ 1 अपॉन असेंडिंग ग्रेडियंट है 1 in 40। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस आपने बाहर निकाल लिया 1/25 प्लस 1/40, तो ये आ जाएगा 40 + 25 अपॉन 1000 आई थिंक, so it will be your 65 upon 1000. So that is the value of n. So कह रहा है then the length of valley curve required for headlight side distance. वैली कर्व के लिए बोल रहा है। अब हेडलाइट साइड डिस्टेंस कितना, वैली कर्व के लिए एसएसटी नहीं है, एचएसडी काम आता है। तो ये क्या है, एचएसटी है, याद रखिएगा एचएसडी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करते हो तो ये होता है आपका NS² अपॉन 1.5 प्लस 0.035 S आता है ये। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे राइट। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। LS = NS²। n कितना है 0.065 हो जाएगा, यस और नो। 0.065। S का वैल्यू कितना है दोस्तों, S का वैल्यू है आपका 100 का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू 100 S की वैल्यू है। तो आप जब इसको यूज करोगे तो इट विल कम आउट 6.5 और 650 अपॉन 1.5 प्लस ये इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 और 1.5, 3.5 और 1.5 5 आ जाएगा। तो 650 अपॉन 5, तो 5 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 130 मीटर, 130 मीटर। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वही बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, an ascending gradient of 1 in 100 meets and descending gradient 1 in 50. The length of summit curve required to provide overtaking side distance of 500 मीटर। सेम क्वेश्चन है लगभग। तो n का वैल्यू असेंडिंग ग्रेडियंट 1/100, डिसेंडिंग ग्रेडियंट माइनस विदिन ब्रैकेट माइनस ऑफ 1/50 डिसेंडिंग के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 150 अपॉन 500। ये दोनों प्लस में होंगे, 100 + 50 और 100 × 55,000 आ जाएगा ये। ओके, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई n की। ठीक है, अब इसके बाद तो और कैंसिल कर लो, तो 0.03 आ गया ये n। अब इसके बाद L समिट कर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, समिट कर का फॉर्मूला लगा दो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए। समिट कर और वैली कर्व दो तरह कर्व होते हैं। तो NS², पिछला वाला जो किया था वो क्या था, समिट कर्व था। ठीक है, समिट कर्व विद SSD। अब ये क्या है, समिट कर्व विद OST। तो 9 पॉइंट क्या आ जाएगा बताइए, 9 पॉइंट, याद करिए 9.6। ठीक है, जब आपका क्या है LS इज ग्रेटर देन OSD है और LS इक्वल टू होता है 2S - 1, 9.6 अपॉन n होता है। ये कब होता है, जब OSD इज ग्रेटर देन LS, लेंथ ऑफ समिट कर्व। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो भी है फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज योर सेकंड कंडीशन। तो LS इक्वल टू जो है NS² n 0.03 इंटू S कितना है 500 मीटर है, 500 का स्क्वायर अपॉन 9.6।
तो यहाँ से जो वैल्यू एल एस की निकल के आएगी दोस्तों, वो निकल के आएगी बहुत ही आसान, दैट इज 900 सॉरी पार्डन 781.25 मीटर। अब आप कह सकते हैं ये वैल्यू आपकी क्या है, ओएसडी से ज्यादा है। ओएसडी कितना है, 500 मीटर है। तो आपका पहला वाला कंडीशन क्या है, डन हो गया। अगर ये वैल्यू आपकी ओएसडी से क्या आ जाती, कम आ जाती, ओएसडी आपका ज्यादा होता, तब आप सेकंड फॉर्मूला लगाते, तो आपका कुछ और आंसर आता। ठीक है, तो एलएस फिलहाल क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following expression give the intermediate side distance as per IRC standard? IRC standard क्या कहता है, IRC standard 66 और कोड है 1976। ये आपका कहता है कि जो आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है वो आपका तब प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका ओएसडी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, आईएसडी प्रोवाइड तब किया जाएगा जब ओएसडी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर टू यू? तो आईएसडी प्रोवाइड कराने के लिए वो क्या है, आईएसडी जो वर्क करेगा वो किसके लिए वर्क करेगा, वो आपका फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए काम करेगा। क्लियर टू यू? ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन है और यू कैन नॉट प्रोवाइड द ओएसडी, तो आप आईएसडी प्रोवाइड कराओगे और आईएसडी जो प्रोवाइड कराओगे वो 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी प्रोवाइड कराओगे, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी प्रोवाइड कराओगे। क्लियर टू यू? when OSD cannot provided, ISD provided for fast moving vehicle। याद रखिएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी प्रोवाइड कराते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द व्हीकल व्हिच देन skids a distance of 16 मीटर बिफोर कमिंग टू स्टॉप। स्किड होता है ये आपका स्किड क्या है, एस डिस्टेंस है। ये किसकी, फ्रिक्शन के साथ जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर लेके चलो। द डेवलपमेंट डेवलप्ड एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड पेवमेंट्स कितना है, ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो ये कितना है आपका 0.4। देन द स्पीड ऑफ व्हीकल बिफोर स्किडिंग वुड बी, स्पीड ऑफ व्हीकल, v की वैल्यू बतानी है आपको, v की वैल्यू बतानी है, कर ले जाओगे कैसे, देखो आपने क्या निकाल के रखा था वहां पर, एक सिचुएशन थी, वो कंडीशन यहाँ पर लिख लो जिससे कि आपको बहुत ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। क्या लिखा था, म्यू जो है, म्यू कितना आ रहा है, 2s अपॉन जी टी स्क्वायर आ रहा है, म्यू जो है 2s अपॉन जी टी स्क्वायर आ रहा है, म्यू जो है 2s अपॉन जी टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही रख लो। अब टी स्क्वायर जो है कैलकुलेट कर लो, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2s अपॉन म्यू इंटू जी। क्या एस दे रखा है, यस दे रखा है, एस दे रखा है ना, 2 इंटू 16 मीटर अपॉन म्यू कितना है 0.4 दे रखा है ना, 0.4 इंटू जी कितना है 9.8। तो टी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, तो टी की वैल्यू जो आएगी आपकी आ जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है दोस्तों, टी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपकी, लेट मी चेक हियर, टी की वैल्यू आ रही है आपकी 2.855 सेकेंड, 2.855 सेकेंड। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, आपके पास फॉर्मूला क्या था, यू इज क्वेश्चन क्या था, 2as यू म्यू जीटी था, यस म्यू जीटी था ना, v बराबर u प्लस एटी, तो a की जगह म्यू इंटू जी रख दिया। ठीक है, तो और v की वैल्यू 0 कर दी, तो बस ये है, ये वैल्यू वेलोसिटी आप बता लोगे 9.81 इंटू 2.855, बस इससे कैलकुलेट कर लो। हमने वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं किया, आप देख लेना उसको अगर ना समझ में आए तो।
तो म्यू की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 40 kmph। फिलहाल यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 11.205 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी जो वैल्यू है वो kmph में आएगी। तो आप 11 अपॉन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। चलिए, तो 40 kmph आपका सी आंसर आ गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो टोटल रिएक्शन टाइम जो होता है, दिस इज योर एडिशन ऑफ परसेप्शन टाइम, परसेप्शन टाइम प्लस होता है ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या होगा, देखिए डज नॉट बोला है, ब्रेक रिएक्शन टाइम होगा क्या, तो ये परसेप्शन टाइम है लिखा हुआ, परसेप्शन टाइम होगा क्या, नहीं होगा। कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ द व्हीकल वो आपका पीआईवी थ्योरी से आता है, पीआईवी थ्योरी से आता है, इमोशनल कंडीशन से, ई स्टैंड्स फॉर इमोशन। ओके, तो कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ व्हीकल डिपेंड, ड्राइवर डिपेंड अपॉन इमोशनल थ्योरी है ना, जो सी भी आपका कवर कर लेगा। तो स्पीड ऑफ व्हीकल आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपका सही आंसर होगा एक्चुअली। इनको क्या कर दोगे, डज नॉट बोला ना तो उल्टा। स्पीड ऑफ व्हीकल पे आपका टोटल रिएक्शन टाइम डिपेंड नहीं करता है, दिस इज द करेक्ट वे टू से द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, a horizontal curve of 480 meter for 7.5 meter two lane road is to be designed for a speed of 80 kmph. The raising of outer edge of the pavement with respect to the inner edge to cater to the mixed traffic condition, to cater to the mixed traffic condition। mixed traffic condition के लिए आप याद कर लो, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, जो आप डिजाइन स्पीड लेके चलोगे 0.75% ऑफ वी लेके चलते हो, वी लेके चलते हो, ठीक है, सॉरी 75% ऑफ वी लेके चलते हो। तो ये चीज आपको देखना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपका यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो 0.75 बी कितना है, बी 80 की एमपीएच दे रखा है, 80 का स्क्वायर अपॉन 127 आर, आर कितना है आपका, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस कितना है 480 मीटर दे रखा है। तो आप जब इससे सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.059, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपका 0.07 से क्या है, छोटी है, तो आप इतना वैल्यू ही प्रोवाइड करा दोगे, ये देन ओके टू प्रोवाइड, देन ओके टू प्रोवाइड द वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब कह रहा है द रेजिंग ऑफ आउटर एज टू द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इनर एज को के रिस्पेक्ट में आप आउटर एज को रेज कर रहे हो, सॉरी let me draw here another line that should be straight, yes, something straight। So you are doing what here, you are just raising the outer edge with respect to inner edge, inner edge that is your outer edge, ठीक है। अब इसके बाद आपने जब रेज किया तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए ये सारी वैल्यू, तो आपका जो जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू है विड्थ है वो कितना है 7.5 मीटर है, यस और नो, 7.5 मीटर इज योर विड्थ, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप भूल जाइए, देखिए ई ये है, ये आपका 7.5 मीटर है। आपको क्या करना है, आउटर एज बताना, ये जो रेज किया है इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपको बताना है,
तो आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू ई होता है। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस तरह के फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ई यहाँ पर क्या, टेन थीटा ले लो, टेन थीटा लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज सो लेस, तो आपका थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, और आप डायरेक्टली इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो 7.5 इंटू ई कितना है, सुपर इल्यूमिनेशन 0.059। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ई का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 0.059, तो 0.44 कितना आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, मेरे पास वैल्यूज हैं 0.44, 0.4429, ये वैल्यू आ गई, इसमें मीटर में आ गई। अब यहाँ पर सिस्टम ये है, कुछ आंसर्स का कॉम्बिनेशन ये है कि कोई भी ऑप्शन मीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से डेटा दे रखा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग सारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, बट दैट इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शंस। तो जो भी आपका सटीक है वो लगा दो, और सटीक नहीं भी है तब भी क्या है, आप यही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये यूपीएससी का स्टार मार्क क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट वन, देखते हैं, while driving at a speed of 30 kmph with available friction 0.4, available friction 0.4 down the grade, the driver requires a braking distance twice that required for stopping the vehicle when he travels up the same grade. The grade is, तो ग्रेड बताना है, n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका, देखिए, जब जो एसएसडी होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, तो ये क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, यस और नो। जो लैग डिस्टेंस है, एस एस डी, जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो ना, वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस एन परसेंटेज लिखते हो ना आप, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है और ये आपका लैग डिस्टेंस है। हमें लैग डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बोला गया है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की केवल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n परसेंट। अब कह रहा है, while driving at a speed of 30 kmph with available friction 0.4 डाउन द ग्रेड के लिए जो n परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, लिख लो, डाउन द ग्रेड के लिए जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो होगा वी स्क्वायर अपॉन 2g f माइनस n परसेंट, मतलब 0.01 n। ठीक है, ये आप लिख लोगे डाउन द ग्रेड के लिए। और अप ग्रेड के लिए देखते हैं, कह रहा है ड्राइवर रिक्वायर्स अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस दैट रिक्वायर्ड टू स्टॉपिंग द व्हीकल व्हेन ट्रैवलिंग अप टू द सेम ग्रेड। ठीक है, आपको जब सेम ग्रेड पर चलना है तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस को क्या है, ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ट्वाइस कर लो, वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस 0.01n, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 0.01n। तो ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, दोनों सिचुएशन को क्या कर रहे हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस 1 और 2 को क्या कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, काउंटर तो कर रहे हो,
एफर्ट को बराबर करने के लिए आपको ट्वाइस करना पड़ रहा है। तो 1 = 2 कर दो, 1 = 2 कर दिया। अब जब 1 = 2 कर दिया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, v² अपॉन 2g f - 0.01 n आ गया, प्लस 2 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v²/2g f प्लस 0.01 n आ गया। तो ये v² से v² गया, 2g से 2g गया, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f - 0.01 n प्लस 2 आ जाएगा, f प्लस 0.01 n, या क्या। अब f की वैल्यू रख दो, f कितना है 0.4 दे रखा है, यस यस, ये f की वैल्यू जो है 0.4 दे रखी है। तो 0.4 रख दो, 0.4 रखोगे तब ये माइनस का 0.1 n होगा, और ये प्लस का, तो ये माइनस वाला इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 0.03 n आ जाएगा, इक्वल्स टू f। और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यस और नो। 2 टाइम्स ऑफ 0.4, ये माइनस जाएगा तो 0.4 बचेगा, 0.4 बचेगा, है ना। n का वैल्यू आ जाएगा आपका यस 0.4 अपॉन 0.03, ठीक है। तो आप इससे पॉइंट से पॉइंट हटाइए, आपको यहाँ पर 4/40/3 मिलेगा, तो 13 पॉइंट आपका 33 आ जाएगा परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है। दैट इज योर करेक्ट आंसर, 13.3 सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। हमने बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, when a sharp horizontal curve is to be introduced on a road which already has the maximum permissible gradient, the gradient should be decreased. When a sharp horizontal curve is to be introduced on a road which already has the maximum permissible gradient, the gradient should be decreased. Gradient को decrease किया जाता है। The gradient should be decreased to compensate for the loss of tractive effort. For the loss of tractive effort. Tractive effort क्या होता है? Tractive effort होता है, जैसे आप क्या करते हो, आपने देखा होगा अपग्रेड जो स्लोप है, आप चढ़ाई कर रहे हो, तब आप गाड़ी को जब क्या करते हैं, व्हीकल को जब आप कैरी करके लेके जाते हैं, तो जो एफर्ट लगता है व्हीकल द्वारा एट द अपग्रेड स्लोप में जो व्हीकल का एफर्ट लगता है, तो उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट कम या ज्यादा कब होता है, वो अपग्रेड के स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। जब स्लोप कम होगा, अपग्रेड स्लोप क्या है, कम है, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन है, तो ट्रैक्टिव एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा चढ़ाई दे रखी है तो ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ जाएगा। तो ग्रेडियंट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट। ग्रेडियंट जो है आपका, ग्रेडियंट जो है आपका कम होता है, मतलब कम स्लोप है तो आपका ट्रैक्टिव एफर्ट काउंटर हो जाएगा, कम लगेगा। ग्रेडियंट जब बड़ा होगा तो आपका ग्रेडियंट क्या होगा, जब ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट कम होगा तो ट्रैक्टिव एफर्ट कम हो जाएगा। ओके, ये सर नो। तो ये कंडीशन है, तो रेज जो आपका रीजन है वो करेक्ट है क्या, आप बताइए मुझे। तो जो आपका जो ट्रैक्टिव फोर्स लगता है जब व्हीकल ऊपर की ओर रेज करता है, तो ये जो कंडीशन है ग्रेडियंट को काउंटर करने, ग्रेडियंट से ट्रैक्टिव फोर्स काउंटर करने की जो टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ग्रेड। कंपनसेशन ग्रेड बोलते हैं। ये आपका कितना होता है, 4% लेके चलते हैं, कितना, 4% लेके चलते हैं, 4%। सही से लिख देता हूँ, ठीक है, 4% से
तो should not be flatter than, इससे फ्लैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस और हैं, वो क्या है, 75/r और एक होती है 30+r/r। इन कंडीशंस को भी ध्यान में रख के हम लोग कंपनसेशन ग्रेड को यूज करते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ रोड, शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व को हम लोग जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन अ कर्व, ठीक है, कर्व पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो परमिशिबल ग्रेडियंट है, मैक्सिमम परमिशिबल ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, 4% वैल्यू यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो है ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। दोनों असर्शन रीजन क्या है, करेक्ट है, दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट।